नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदायिनी क्लासेस ऑनलाइन। तो आज हम पढ़ेंगे संकुल यौगिक में आगे की ओर। तो अगला जो हमारा लेक्चर वीडियो है वह है संकुल यौगिकों के IUPAC नामकरण के कुछ विशिष्ट उदाहरण। तो आइए हम बात न करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला उदाहरण लिया गया है, आइए हम उसका IUPAC नाम जानते हैं या जानने की कोशिश करें कि इसका IUPAC नाम क्या है। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है क्या, पोटेशियम, वह काउंटर आयन है। क्या है? काउंटर आयन है। साथ ही साथ Hg क्या है? Hg आपका धातु है, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु है। उसी प्रकार लिगेंड जो है यहाँ पर वो आयोडीन, अर्थात क्या है? आयोडो है। यहाँ पे क्या है? आयोडीन लिगेंड है। तो हमने इस बात को समझा। लिगेंड यहाँ पर कितनी बार? 4 बार है। इसलिए इसका नाम जब हम लिखेंगे तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इस पर ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर धनात्मक आवेश कितना है, मतलब पोटेशियम पर धनात्मक आवेश होता है, इसलिए जो धनात्मक आवेश है वो प्लस का 2 है। और आयोडीन जो है वो लिगेंड है, लेकिन इस पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए आयोडीन यहाँ पे कितनी बार है? 4 बार है। तो ये प्लस का 2 और यहाँ पे 4 क्या है? माइनस है। इसलिए ये क्या करेगा, अगर मान लो ऐसे -4 लिखा गया है, इसमें अगर आप क्या करो, +2 को मिला दो। ध्यान से देखना, ये -4 है और इसमें +2 को मिलाओगे तो कितना बचेगा? प्लस का 2 बचेगा। अर्थात ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर प्लस की 2 आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से देखिए। यहाँ पर पोटेशियम पर प्लस का 2 है और यहाँ पर ये कितना है? आयोडीन 4 बार है, इसलिए माइनस का 4 लिखोगे। अब अगर इस माइनस वाले 4 में से, मतलब आपने किसी से 4 रुपये उधार लिया है और आपने 2 रुपये उसे दे दिया। क्या किया? 2 रुपये दे दिया। तो कितना बचा? बचा है केवल आपके पास 2। तो वही क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या होती है। आप कहोगे यह मान माइनस में आया है, लेकिन यहाँ पे प्लस में लिखा गया है। तो मेरे दोस्त, ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा हम धनात्मक, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है, इसलिए हम इसे कैसे लिखते हैं? प्लस आवेश से लिखते हैं। तो हमने इस बात को समझा। आइए हम समझते हैं कि इस यौगिक का IUPAC नाम क्या है। तो आइए हम देखते हैं इस यौगिक का IUPAC नाम। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर इस यौगिक का IUPAC नाम है, देखिए यहाँ पे पहले तो पोटेशियम है और हमने आपको एक बात और बताया है कि अगर काउंटर आयन के, मतलब जो ये भाग है या जो ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में अगर कोई लिगेंड या केंद्रीय धातु परमाणु है तो उसे तो हम काउंटर करते हैं और साथ ही साथ संख्या में बताते हैं। लेकिन अगर काउंटर आयन के बाहर कोई जैसे आपका लिगेंड Cl या कुछ भी लिखा हुआ है, या धनात्मक भाग जैसे यहाँ पे K2 है, मान लो यहाँ पे Cl2 होता, तो उसकी संख्या हम नहीं बताएंगे। सीधी सी बात बोल दो कि जो काउंटर आयन के बाहर होगा उससे हम या उसकी संख्या को नहीं बताएंगे। इसलिए आप लिखोगे यहाँ पर पोटेशियम। क्या लिखेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम ये आपने लिख दिया। उसके बाद आयोडीन कितनी बार है? आयोडीन यहाँ पे 4 है, इसलिए आप कहोगे, अब बीच में जगह छोड़ेंगे। उसके बाद हम आगे लिखेंगे इसका टेट्राआयोडो। देखिए आपने क्या लिखा? पोटेशियम टेट्राआयोडो, इतना लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? Hg मतलब होता है मरकरी। Hg मतलब क्या होता है? मरकरी। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है? ऋणात्मक लिगेंड है, अर्थात इस संकुल यौगिक में जो लिगेंड लगा हुआ है वह ऋणात्मक है। इसी कारण से हम यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके लास्ट में 8 शब्द का प्रयोग करेंगे। तो मर्क्यूरिक किस में बदलेगा? मर्क्यूरेट में बदल जाएगा। तो लिखेंगे मर्क्यूरेट। और उसके बाद आवेश कितना है? यहाँ पे देखिए आवेश है यहाँ पर कितना? प्लस का 2, इसलिए आप लिखोगे +2, या रोमन संख्या में ऐसे लिखेंगे हम 2 और इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे आयन। तो हमने इस बात को समझा। एक बार फिर से देखिए इस यौगिक का IUPAC नाम कैसे लिखा गया।
पोटेशियम बाहर है, इसे हम क्या कहते हैं, काउंटर आयन। और तब हम इसका नाम लिखेंगे। ध्यान देना, काउंटर आयन चाहे यहाँ पे रहेगा चाहे यहाँ पे रहेगा, उसका हम मतलब उसकी हम संख्या को नहीं बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या है, Hg है, और यहाँ पे क्या है, आयोडीन 4 बार है। तो देखिए पहले हम लिखेंगे किसका नाम, लिगेंड का। तो लिगेंड क्या है, आयोडीन है, संख्या में है 4, इसलिए हमने लिखा टेट्रा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आयोडीन को हम आयोडो लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो यौगिक है उसमें लिगेंड ऋणात्मक है, इसी कारण से जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो होता है मर्क्यूरिक। लेकिन यहाँ पे हम इसको समाप्त कैसे करेंगे, एट शब्द जोड़कर संपन्न करेंगे या पूरा करेंगे तो हो जाएगा मर्क्यूरेट सेकेंड आयन। हमने इसके नाम को समझा। आइए हम दूसरा देखते हैं कि जो यौगिक है उसका हम IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। तो अगला जो है वहाँ पे क्या है, आयरन है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आयरन कहेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा गया है Fe, क्या है, ये चीज जो लिखा गया है ये है Fe, मतलब आयरन हो गया। तो इसका हम जब IUPAC नाम लिखेंगे तो यहाँ पर करेंगे आयरन, क्या, आयरन। देखिए जो Fe है यहाँ पे क्या है, ये आपका काउंटर आयन है, इसलिए हम संख्या इसकी नहीं बताएंगे। तो क्या होगा, लेकिन एक बात का ध्यान देना, इस पर जो ऑक्सीकरण संख्या होगी उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे है आपका 4 बार है, और यहाँ पे लिगेंड कितनी बार है, 6 बार है। इसलिए यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी, यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी नियम के अनुसार कितना होगा, -6 है, और ये प्लस का 4 है। लेकिन ध्यान देना, एक Fe पर जो Fe होता है उस पर कितने आवेश होते हैं, उस पर आपका +2 होता है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे 4 बार है, इसलिए आप लिखोगे डायरेक्ट इस पे, जब ये संयुक्त रूप में है तो यहाँ पे कितना आवेश आएगा, 3 आएगा। तो हमने इसको देख लिया। अब लिखोगे आप कि मतलब हमने इसकी कंप्लीट कर लिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्या है, Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, और Cn क्या है, Cn है लिगेंड। कई बार है, 6 बार है। तो हम लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा। उसके बाद देखिए लिखेंगे यहाँ पे Cn है, Cn मतलब साइनो, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, हमने ये चीज लिख दिया। फिर Fe को हम क्या कहते हैं, फेरिक कहते हैं। लेकिन समाप्त कैसे करेंगे, 8 शब्द को जोड़कर। क्या करेंगे, 8 शब्द को जोड़कर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, मतलब साइनो यहाँ पे हमने लिख दिया है। उसके बाद अब हम लिखेंगे फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट, फेरेट आवेश 3 है, रोमन अंक में इसको लिख देंगे हम, यहाँ पे ऐसे 3 लिख दिया गया। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर, अब क्या बचा है, कुछ नहीं यहाँ पे लगा, इसलिए हम लिख देंगे आयन, आयन। तो हमने इसका इस प्रकार IUPAC नामकरण किया। कैसे, यहाँ पे Fe है, तो पहले हमने इस Fe को देखा, आयरन लिख दिया। फिर यहाँ पे Cn है, लेकिन 6 बार है, तो 6 का मतलब होता है हेक्सा, और Cn मतलब साइनो। फिर है यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु Fe, तो Fe को हमने क्या किया, फेरिक होता है, लेकिन हमने लास्ट में 8 शब्द जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक लिगेंड जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो +3 हमने ऑक्सीकरण संख्या लिखा। उसके बाद आयन लगा के इसका पूरा नाम कर दिया या नाम संपादित कर दिया। तो हमने देखा 2 यौगिक के IUPAC नाम। आइए देखते हैं और यौगिक के IUPAC नाम। देखिए अब हम बात करेंगे इस वाले उदाहरण की कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Ag है, Ag यहाँ पे क्या है, लिगेंड है, और NH3 क्या है, मतलब अमोनिया क्या है, सॉरी Ag क्या है, यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु है, और अमोनिया यहाँ पर लिगेंड है। इस बात को हमने समझा। तो यहाँ पे ये NH3 कई बार है, 2 बार है। NH3 को हम क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं। तो लिखोगे यहाँ पर डाई, डाई, और इसका NH3 मतलब एमीन, डाई एमीन, डाई एमीन हो गया। और उसके बाद सिल्वर, मतलब Ag को हम कहेंगे सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर। तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, ध्यान देना, ये हमने लिखा इस वाले का नाम, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, हमने इसका नाम लिखा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, मतलब इसका जो मतलब इस वाले का नाम है, फिर लिखेंगे हम डाई साइनो, डाई क्योंकि Cn 2 बार है, साइनो अर्जेंटेट, क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। उसके बाद यहाँ पे जो आवेश रहेगा, मतलब जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा,
यहाँ पे हमने इसका IUPAC नामकरण कैसे समाप्त किया, इसका IUPAC नामकरण किया कि यहाँ पे NH3 लिगेंड है, 2 बार है, इसलिए लिखा हमने डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट। उसके बाद फिर इसके लिए हमने कहा CN 2 बार है, इसलिए डाई साइनो। उसके बाद AG है, तो AG को हमने यहाँ पे लिखा अर्जेंटेट। ध्यान देना, सिल्वरेट नहीं होगा, अर्जेंटेट होगा, और फर्स्ट करके आप इसे कंप्लीट करोगे। आइए हम देखते हैं अगला, मतलब जो दिया गया है उसका IUPAC नाम क्या होगा। ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण तथ्य लिया गया है। अगला उदाहरण जो यहाँ पर दिया गया है, आइए हम बात करते हैं इसके IUPAC नामकरण की। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या है, पोटेशियम है। जब पोटेशियम है तो हम लिखेंगे पोटेशियम, और आप लोग को भली भांति मालूम हो गया होगा कि हम इसकी क्या बताएंगे, संख्या को नहीं बताएंगे। तो पोटेशियम, फिर पेंटा, पेंटा, फिर क्या होगा आपका CN, मतलब 5 बार है, तो साइनो, पेंटा साइनो। उसके बाद देखिए यहाँ पे बचा क्या है, येनो को हम क्या कहेंगे, येनो को हम कहेंगे नाइट्रोसिल। क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल कहेंगे। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा यहाँ पर अब क्या लिखा गया है, पानी 2 बार है, इसलिए हम हाइड्रेट शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या होगा, पानी 2 बार होने के कारण हम इसे हाइड्रेट शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान देना यहाँ पर कि इसके पहले क्या है, ऑक्सीकरण संख्या इसकी 2 है। कितनी है ऑक्सीकरण संख्या इसकी, 2 है, तो लिखेंगे इसे रोमन अंक में 2। उसके बाद डाई हाइड्रेट, हाइड्रेट, ये होगा हाइड्रेट। तो हमने इस बात को लिखा। अब देखिए कैसे, पहली बात समझ लीजिएगा, पोटेशियम यहाँ पे है, काउंटर आयन है, तो हमने नाम लिखा पोटेशियम। फिर यहाँ पे 5 लिखा, मतलब CN कई बार है, 5, तो पेंटा। फिर आपका CN को कहते हैं साइनो, तो साइनो आपने लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, नाइट्रोसिल, मतलब येनो को हम नाइट्रोसिल नाम देते हैं। फिर इस पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है, तो +2 मतलब यहाँ पे हमने इसे रोमन अंक में लिख दिया। फिर डाई मतलब 2 बार, और हाइड्रेट मतलब पानी, पानी यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है, इसको भी हमने समझ लिया। हम बात करेंगे इसके नामकरण की, तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन बाहर है, लेकिन कोई लेना देना भी नहीं है। पहले देखिए लिखोगे आप टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, ध्यान देना इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, कोई काउंटर आयन ना होने के कारण इसे हम क्या करते हैं, सिंपल मतलब सीधा लिखते हैं, लेकिन जगह को नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या होगा, टेट्राएमीन, ये उदासीन लिगेंड है, इसलिए जिंकेट नहीं करेंगे। ध्यान देना, जिंकेट नहीं करेंगे, जिंक लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आवेश कितना है, आवेश मतलब -2 है, तो वो ऑक्सीकरण संख्या में +2 हो जाता है, इसलिए हम लिखेंगे सेकेंड क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो हमने इस बात को भी समझा। फिर से सुनिएगा, यहाँ पे टेट्रा मतलब 4 लिखा, तो इसलिए टेट्रा होगा, और NH3 को हम एमीन कहते हैं, टेट्राएमीन। फिर जिंक है, तो जिंक लिख दिया हमने। सेकेंड मतलब ऑक्सीजन संख्या इसकी 2 है, इसलिए 2 लिख दिया। और क्लोराइड मतलब ये Cl2 लगा हुआ है। बात करते हैं हम इसकी, तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले क्रोमियम नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, ये क्या है आपका, ये है जल। जल कितनी बार है, 4 बार है, इसलिए हम लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। और उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर टेट्रा एक्वा के बाद फिर डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो। उसके बाद ध्यान देना, ये कैसा लिगेंड है, ये है उदासीन, इसलिए हम लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम, ये हमने लिख दिया। फिर ऑक्सीजन संख्या 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड नाइट्रेट, तो हमने इसको भी देखा। तो यहाँ पे हमने इसका नामकरण किया। देखिए टेट्रा मतलब 4 बार, क्या है, जल है, तो टेट्रा एक्वा। फिर डाई मतलब 2 बार, क्या है, क्लोरो मतलब हमने क्लोरीन लिख दिया। फिर क्या है, क्रोमियम, ऑक्सीकरण संख्या +3 मतलब हमने 3 लिख दिया रोमन अंक में। और NO3 को हम नाइट्रेट कहते हैं, इसको भी हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सोडियम। लेकिन दोस्तों इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं अगले वाले की, जो है Na3Cr NO2 6 टाइम। तो इसमें क्या होगा, ये NO2 है, इसे हम नाइट्रीटो कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रीटो कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, Na मतलब सोडियम। सोडियम कितनी बार है, सोडियम यहाँ पे आपका 3 बार है, लेकिन संख्या को हम नहीं बताएंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे
क्या 6 बार होने के कारण लिखेंगे यहाँ पे हेक्सा, हेक्सा नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, ध्यान देना नाइट्रीटो, ये हमने लिख दिया नाइट्रीटो। उसके बाद यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है, ध्यान देना, तो हम लिखेंगे क्रोमियम। क्या लिखेंगे? क्रोमियम, क्रोमियम। और ऑक्सीकरण संख्या क्या है इसकी? 3rd है, ये हमने लिख दिया। फिर लिख देंगे यहाँ पे आयन, तो ये इसका यूपीएससी नाम हुआ, सोडियम हेक्सा नाइट्रीटो। उसके बाद क्रोमियम, 3rd आयन। हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा सोडियम, सोडियम, ये हमने लिख दिया। फिर है डाइसाइनो, डाई मतलब 2 बार है, साइनो मतलब सीएन, साइनो, डाइसाइनो। फिर होगा अर्जेंटेट, 1st आयन, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट 1st आयन। तो हमने ये चीज यहाँ पे लिखा, ये है अर्जेंटेट। तो आपने यहाँ पे देखा कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। इस बात को हमने समझा। आइए हम देखते हैं इसके आगे हमें क्या पढ़ना है। अब हमें जो पढ़ना है वह है कि लिगेंड का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कि दुर्बल लिगेंड कौन है, कौन प्रबल लिगेंड है, कौन एवरेज लिगेंड है। अब हम बात करेंगे लिगेंडों की, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, वर्गीकरण। तो यहाँ पे लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड, लिगेंड का वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो देखिए लिगेंड का वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इन लिगेंडों को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। अगर हम लिगेंड के वर्गीकरण की बात करते हैं तो लिगेंड को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रबल, प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड। दूसरा यहाँ पे जो हम लिखेंगे वह है औसत लिगेंड। कैसा है? औसत लिगेंड, ये हो गया। और तीसरा है दुर्बल लिगेंड, दुर्बल, दुर्बल लिगेंड। तो ध्यान से देखिएगा लिगेंड को कितने भागों में बांटा गया है। पहला है, लेकिन ध्यान देना ये इलेक्ट्रॉन युग्म देने के आधार पर जो पहले हमने पढ़ा था उससे थोड़ा हट कर है। तो पहला है आपका प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड का मतलब होता है कि वे लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं। तो प्रबल लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं। इसमें आपका देंगे, और साथ ही साथ ये एक काम में इंटरेस्टेड और होते हैं कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके बिखरे इलेक्ट्रॉन को, उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित भी करा देते हैं। तो फिर से सुनिएगा, जो आपके प्रबल लिगेंड होते हैं वे आसानी से सीएमए मतलब सेंट्रल मेटल एटम को आसानी से इलेक्ट्रॉन दान देते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर है, अयुग्मित है, तो इसका युग्मन भी अर्थात पेयरिंग भी करा देते हैं। ऐसे लिगेंड प्रबल लिगेंड कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे CN हो गया, CO मतलब साइनाइड हो गया, और क्या हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो आपके पास 2 लिगेंड है ये क्या है? प्रबल लिगेंड है। दूसरी हम बात करेंगे औसत लिगेंड। अब आप कहोगे औसत लिगेंड क्या है? तो औसत लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ये अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। अगर आप प्रेशर करोगे, अगर आप चाहोगे तो ये इलेक्ट्रॉन देगा केंद्रीय धातु परमाणु को, और अपने मन से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो और ये एक बात ध्यान देना, ये ऐसे लिगेंड होते हैं जो क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन आसानी से नहीं करते हैं। उन पे जब यौगिक बनाते हो, जब उन्हें प्रेशर पड़ता है, तब ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के, उनका ये युग्मन कर देते हैं। लेकिन तुरंत नहीं करेंगे, ये प्रेशर के दौरान, मतलब जब करवाओगे इनसे
तब ये युग्मित करेंगे, अन्यथा इनसे कोई मतलब नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन जहाँ बिखरा है वैसे बिखरा रहेगा। तो हमने इसकी बात किया। आइए हम देखते हैं इसके उदाहरण। यहाँ पे है इसके उदाहरण NO2 मतलब इसका नाम होगा एथिलीन डाइअमीन, और ये क्या है नाइट्रेटो। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एमीन मतलब ये है, साथ ही साथ यहाँ पे होगा आपका हाइड्रोक्सिडो, ये हो गए साथ, और यहाँ पे है आपका यस सी एन। तो मतलब ये सभी जो उदाहरण है आपके सामने, ये किसके उदाहरण है? औसत लिगेंड के उदाहरण है। ध्यान देना, ये औसत लिगेंड के उदाहरण है। अब हम बात करेंगे अगले लिगेंड की, जो है आपका दुर्बल लिगेंड। क्या है? दुर्बल लिगेंड। तो आप कहोगे दुर्बल लिगेंड वे लिगेंड होते हैं, दुर्बल लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को, केंद्रीय धातु परमाणु को नहीं देते हैं, और ये न कभी देंगे ही। दे मतलब इनका ये सीधा अर्थ समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉनों को देने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ये नहीं देते हैं। और अगर केंद्रीय धातु परमाणु के अंदर जो कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसा है? अयुग्मित है, तो उनको पेयर भी नहीं करेंगे, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। समझो वो कक्षक में है या नहीं है, उनसे कोई मतलब लेन देन नहीं है। तो इस प्रकार के हम लिगेंड को दुर्बल लिगेंड कहेंगे। एक बार फिर समझिएगा, आपसे यदि कोई कहे दुर्बल लिगेंड क्या होता है, तो आप कहोगे वे लिगेंड जो इलेक्ट्रॉनों को, केंद्रीय धातु परमाणु को, मतलब वे लिगेंड जो इलेक्ट्रॉनों को केंद्रीय धातु परमाणु में नहीं देते हैं या केंद्रीय धातु परमाणु को नहीं देते हैं, और वे जोड़ा भी, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं उनका जोड़ा भी नहीं बनवा पाते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन है। तो इसके उदाहरण है यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब इस प्रकार जो है आपके, ये किसके उदाहरण है? ये दुर्बल लिगेंड के उदाहरण है। साथ ही साथ H2 SCN। तो आपने एक बात को गौर किया होगा कि जो SCN है ये क्या है? ये दोनों जगह पे आ रहा है, अर्थात ये औसत लिगेंड की तरह भी व्यवहार करता है और किसकी तरह? दुर्बल लिगेंड की तरह भी व्यवहार करता है। तो हमने देखा लिगेंडों का वर्गीकरण। इसके बाद हम समझेंगे, अब अगली हेडिंग जो पढ़ेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है दोस्तों, और वह हेडिंग है समावयवता, संकुल यौगिकों में समावयवता। अब हम समझेंगे समावयवता के बारे में, क्योंकि अगली हेडिंग जो हम पढ़ेंगे, अगला वीडियो जो हम देखेंगे वह वीडियो होगा संकुल यौगिक में समावयवता। तो उसके बारे में हम बात, तो देखिए हम जानने की कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि समावयवता क्या होती है। इसे हम आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, मेरिज्म भी कहते हैं। तो देखिए समावयवता का मतलब क्या होता है। परिभाषा तो हम आपको 1 मिनट में बता देंगे, लेकिन समझने के लिए उदाहरण आपको समझना ही जरूरी पड़ेगा। जैसे देखिए काफ़ी यौगिक ऐसे होते हैं, मतलब रसायन विज्ञान में काफ़ी यौगिक ऐसे होते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन उनकी संरचना में अंतर होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कि ऐसे यौगिक जो या जिनके अणुसूत्र समान होते हैं और रचना में अंतर होता है, उन्हें हम समावयवी यौगिक, और यह परिघटना समावयवता कहलाती है। तो हमने देखा समावयवता की परिभाषा को सुना, लेकिन आइए हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर जैसे एक यौगिक है जिसका सूत्र है C2H6O। यहाँ पर हमने एक यौगिक लिया है और इस यौगिक के माध्यम से हम समझेंगे समावयवता को। तो देखिए हमने कहा कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन रचनाएं अलग अलग होती हैं, रचना अलग अलग होने के साथ ही साथ उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं, ऐसे यौगिक समावयवी यौगिक कहलाते हैं, और यह परिघटना समावयवता कहलाती है। कहोगे कैसे? तो यहाँ पे देखिए यौगिक का सूत्र, मतलब यौगिक का जो अणुसूत्र है यहाँ पे लिखा गया है, ये क्या है? अणुसूत्र है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो रचना होगी CH3CH2OH, और बनेगा CH3O मतलब ऑक्सीजन,
और CH3 ये बन गया, इसे हम कहेंगे ईथर। और ये है एल्कोहल, एल्कोहल ये है। उसी प्रकार एक उदाहरण हम और देखते हैं यहाँ पर, जैसे C3H6 हमने ये लिया है, ये क्या है, अणु सूत्र है, क्या है, अणु सूत्र है। और अब देखिए यहाँ पे इसके दो रचनाएं बनेगी, जैसे CH3 ये बन गया CH3, उसके बाद CH डबल बंद है, यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे लिख देंगे हम CH2 इस तरह। उसी प्रकार यहाँ पे हम बनाएंगे, क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा इस प्रकार, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। तो ध्यान से देखिए, इसका नाम जो लिखा मतलब रचना बनाई अलग है, इसकी रचना अलग है। यहाँ पे क्या बना है, 2 मतलब ये दूसरा का अगर गिनेंगे 1 2, ये इधर गिनोगे तो पहला तो 1 क्या हो जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन। तो हमने यहाँ पे इसको देखा, और ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, क्या है, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। हमने इस बात को समझा। तो कहने का मतलब समावयवता का अर्थ यहाँ पर यह होता है कि यौगिक के अणुसूत्र समान होंगे लेकिन अलग अलग रचनाएं होंगी। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, ये कितनी बार, 6 बार है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 बार यहाँ और 3 बार यहाँ, 6 हो गए। उसी प्रकार कार्बन 2 है और ये कितनी बार, 6 हो गए। ऑक्सीजन कितना, 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 हो गया। उसी प्रकार कार्बन यहाँ पे 3 बार है, कार्बन को हमने देखा यहाँ 3 बार है, एच कितनी बार, 6 बार है, एच यहाँ पे देखिए 6 बार है। उसी प्रकार कार्बन 3 बार है और यहाँ पे एच कितनी बार, 6 बार है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ साफ है कि रसायन विज्ञान में बहुत सारे ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन रचनाएं अलग अलग होती हैं। अलग अलग रचना होने के साथ साथ इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं। आप कहोगे कैसे, जैसे एल्कोहल CH3 CH2 OH, ये क्या है, ये पीने वाली शराब है, इसे मदिरापान के रूप में उपयोग करते हैं, इसे पीने पर नशा होती है। अब आगे हम बात करेंगे CH3 COCH3, ये क्या है, ये ईथर है जो प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में या बेहोशी मतलब अस्थायी बेहोशी को उत्पन्न करने के रूप में या प्रसिद्ध मतलब कई सारे इसके उपयोग होते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो पहला सूत्र लिया, अणुसूत्र लिया गया है, उसकी रचना तो समान है लेकिन इससे हमें 2 नए सूत्र प्राप्त हो रहे हैं, जो नए नए यौगिक प्राप्त हो रहे हैं, हमने इसको भी देखा। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा है C3H6, इसमें हमने देखा कि पहला जो यौगिक बनेगा 1 प्रोपीन होगा, दूसरा साइक्लोप्रोपेन होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा। और एक बात ध्यान देना, अगर आप लोग यह वीडियो सही से देखोगे, दिल से देखोगे, तो अगर जिस बच्चे को IUPAC नामकरण के तरीके नहीं पता है लेकिन वो बच्चा भी IUPAC नाम कर लेगा। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे, और उसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संकुल यौगिक में समावयवता।